गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे भारत और जापान की। भारत और जापान लोकल करेंसी सेटलमेंट फ्रेमवर्क स्थानीय मुद्रा में लेन देन की व्यवस्था की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। इसके अनुसार इससे दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए सीधे येन रुपये में लेन देन होगा। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते नई दिल्ली में जापानी प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची की मेजबानी करने की तैयारी कर रहे हैं। निक्केई की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीद है कि मोदी और तकाइची के बीच 16वें भारत जापान सालाना शिखर सम्मेलन के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान में इस प्रस्ताव को शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार अगर इसे शामिल किया जाता है तो ये पहली बार होगा जब दोनों देशों के नेताओं के संयुक्त बयान में मुद्रा सहयोग को औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। ताकाइची सालाना शिखर सम्मेलन के लिए 1 से 3 जुलाई तक भारत का दौरा करेंगी। 2025 के आखिर में पद संभालने के बाद उनकी यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन से दोनों पक्षों का आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों में विचार विमर्श करने का मौका मिलेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस यात्रा में व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। निक्केई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत भारत में नॉन रेजिडेंट जापानी संस्थाओं को भारतीय बैंकों में खाते खोलने की अनुमति दी जाएगी। इससे दोनों देशों के वित्तीय संस्थान अमेरिकी डॉलर के जरिए लेन देन किए बिना सीधे येन और रुपये में सीमा पार भुगतान, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का निपटान कर सकेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यवस्था का मकसद फॉरेन करेंसी कन्वर्जन की लागत कम करना, रेमिटेंस शुल्क घटाना और तीसरे देशों में कॉरेस्पोंडेंट बैंकों की जरूरत को खत्म करके सेटलमेंट के समय को कम करना है। निक्केई के अनुसार जापान का वित्त मंत्रालय द्विपक्षीय लेन देन में लोकल करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने का लक्ष्य बना रहा है। यह प्रस्ताव 2025 में अपनाए गए अगले दशक के लिए जापान भारत संयुक्त विजन, जापान इंडिया ज्वाइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डिकेड पर आधारित है। इसमें स्थानीय मुद्रा में लेन देन सहित भुगतान प्रणाली संयोग का जिक्र किया गया था। यह संयुक्त विजन अगस्त 2025 में 15वें भारत जापान सालाना शिखर सम्मेलन के लिए मोदी की टोक्यो यात्रा के बाद जारी किया गया था। भारत बाहरी व्यापार में स्थानीय मुद्रा सेटलमेंट का दायरा बढ़ा रहा है। जुलाई 2022 में आरबीआई ने एक विशेष रुपया वस्त्रों खाता फ्रेमवर्क के जरिए भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की इनवॉइसिंग, भुगतान और सेटलमेंट की अनुमति दी थी। बाद में वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि व्यवस्था का मकसद भारत से एक्सपोर्ट पर जोर देते हुए ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देना और रुपये में दिलचस्पी को सपोर्ट करना था। आरबीआई के अपडेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में रुपये में ट्रेड सेटलमेंट की मौजूदा सिस्टम, जिसमें आसानी से बदली जा सकने वाली करेंसी का इस्तेमाल होता है, के अलावा एक और व्यवस्था को बताया गया है। कहा गया कि इससे हार्ड करेंसी पर निर्भरता कम होगी। सेंट्रल बैंक ने यह भी कहा कि इस मैकेनिज्म के तहत रुपये और दूसरी विदेशी करेंसी के बीच एक्सचेंज रेट मार्केट के हिसाब से तय होंगे। तब से इस फ्रेमवर्क का दायरा बढ़ाया गया है। अगस्त 2025 में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि आरबीआई ने स्पेशल रुपया वस्त्रों अकाउंट रखने वाली विदेशी कंपनियों को सरप्लस बैलेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने की इजाज़त दी। रॉयटर्स ने संसद को दी गई जानकारी का हवाला देते हुए यह भी बताया कि आरबीआई ने 30 ट्रेडिंग पार्टनर देशों के 123 कॉरेस्पोंडेंट बैंकों के लिए 26 भारतीय बैंकों के साथ 156 स्पेशल रुपया वस्त्र अकाउंट को मंजूरी दी थी। जापान ने एशिया में इसी तरह की लोकल करेंसी सेटलमेंट व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया है। दिसंबर 2025 में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि जापान और इंडोनेशिया ने सभी द्विपक्षीय लेन देन में लोकल करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के सहयोग के एक नए और विस्तृत मेमोरेंडम पर साइन किए। यह 2019 में पहली बार साइन किए गए फ्रेमवर्क पर आधारित था। येन रुपया प्रस्ताव इस समय आया जापान भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को गहरा करना चाहता है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि मोदी की 2025 की टोक्यो यात्रा के दौरान जापान ने अगले दशक में भारत में अपना निवेश दोगुने से ज़्यादा करके 61 अरब डॉलर से अधिक करने का वादा किया था। रॉयटर्स की ओर से बताए गए भारतीय सरकार के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 27.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि अप्रैल और दिसंबर 2025 के बीच भारत में जापानी निवेश 3.2 अरब डॉलर था। रॉयटर्स ने एक भारतीय सूत्र का हवाला देते हुए बताया कि भारत में लगभग 1400 जापानी कंपनियां काम करती हैं। इनमें से लगभग आधी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के दोनों देशों के अधिकारियों के साथ बिजनेस इवेंट्स में शामिल होने की उम्मीद है। समिट के एजेंडे में रक्षा सहयोग, मजबूत सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमोबाइल भी शामिल होने की उम्मीद है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि नेताओं के सुरक्षा सहयोग और एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक को आगे बढ़ाने के प्रयासों पर चर्चा करने की उम्मीद है। भारत और जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड ग्रुप के सदस्य हैं। जापान भारत के प्रमुख इन्वेस्टमेंट पार्टनरों में से एक बना हुआ है। यह मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सहित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापानी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों में निवेश बढ़ा दिया है। इसमें हाल ही में यस बैंक में 20% हिस्सेदारी के लिए 1.6 अरब डॉलर की डील भी शामिल है। आइए हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जुलाई के पहले हफ्ते में ईरान का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वो आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। आयतुल्लाह अली खामनेई की 28 फरवरी को उस वक्त मौत हो गई जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था। इस हमले में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता की बहू, बेटी और कम से कम एक पोता या पोती की भी मौत हो गई थी। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को अभी दफनाया नहीं गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान और पवित्र शहर कोम में 3 दिन के अंतिम संस्कार कार्यक्रमों के बाद 9 जुलाई को उनके गृह नगर उत्तर पूर्वी शहर मसद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अमेरिका इसराइल के हमले में खामनेई के बेटे मुज्तबा अली खामनेई बच गए थे और उन्हें सर्वोच्च नेता का पद संभाल लिया है। हालांकि वे अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। ईरान की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के तुर्की जाने की भी उम्मीद है। तुर्की उन देशों में शामिल था जिन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली कोशिशों को समर्थन किया था। ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल युद्ध में पाकिस्तान के एक मध्यस्थ के तौर सामने आया है और उसके ईरान के साथ संबंध पहले के मुकाबले बेहतर हुए हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार 4 से 9 जुलाई के बीच होगा। इसमें भारत की तरफ से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसनैन और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा शामिल होंगे। पीएम मोदी इस दौरान विदेश यात्रा पर रहेंगे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पीएम मोदी को इसमें शामिल होना चाहिए था, लेकिन कई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। साल 2024 में जब ईरान के तत्कालिक राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हुआ था, तब भी भारत ने तत्कालिक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भेजा था। प्रधानमंत्री खुद नहीं गए थे। भारत ने उसी स्थापित प्रोटोकॉल का पालन किया है। ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच हालिया सैन्य संघर्ष बेहद तनावपूर्ण रहा है। भारत के अमेरिका, इसराइल और खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई के साथ बहुत गहरे आर्थिक और रणनीतिक संबंध है। प्रधानमंत्री के जाने से इन देशों को गलत कूटनीतिक संदेश जा सकता था। इसके अलावा आयतुल्लाह खामनेई अपने कार्यकाल के दौरान अक्सर कश्मीर, दिल्ली दंगों और सीए जैसे भारत के आंतरिक मामलों में बेहद सख्त और विवादित टिप्पणियां करते रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने समय समय पर इन बयानों का कड़ा विरोध भी जताया था। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का स्वयं जाना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक रूप से असहज करने वाला होता। लेकिन पूर्व सैन्य कमांडर शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन को भेजकर भारत ने ईरान और उसके नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को एक गहरा कूटनीतिक सम्मान और सांस्कृतिक संदेश दिया है। ये हम बात करें सिंधु जल संधि की। सिंधु जल संधि पर भारत की मार से बिलख रहे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने पानी का रोना रोया है। तरार ने कहा कि सिंधु नदी के पानी पर पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का अटूट अधिकार है। पाकिस्तान मंत्री ने यह बात मंगलवार को इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर आयोजित एक सेमिनार में कही है। यह सम्मेलन मंगलवार को ही शुरू हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि सम्मेलन का मकसद सिंधु जल संधि के कानून और संवैधानिक ढांचे पर चर्चा करना है। हालांकि असल में इसका मकसद भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए तरार ने सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफलाइन बताया। उन्होंने कहा, जब हम कहते हैं कि सिंधु हमारी जीवन रेखा और पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का इस पर अटूट अधिकार है, तो हम यह बात दिल से कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान 24 करोड़ लोगों की लाइफलाइन पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पानी को रोकने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। खास बात यह रही कि उन्होंने सिंधु सभ्यता के इतिहास से जोड़कर सिंधु नदी को पाकिस्तान की विरासत का हिस्सा बताया। हालांकि पाकिस्तान को दोगलापन है कि जो अपनी स्कूली किताबों में इतिहास को मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से शुरू करके बताता है, वो भारत के सिर्फ संधि पर रोक लगाने के बाद 5000 साल पुरानी विरासत पर दावा ठोकने लगा है। तरार ने कहा, जब भी मैं विदेश जाता हूँ तो हमेशा अपने समकक्षों से कहता कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। हमारी पहचान है कि हम विशाल सिंधु नदी के किनारे और उसकी सहायक नदियों पर बसे लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि जल ही जीवन है और सिंधु ने पाकिस्तान को जीवन दिया है। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के लिए सिंधु का पानी सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि जीवन का ही मामला है। उन्होंने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान की चोटियों से लेकर पंजाब और सिंध के उपजाऊ मैदानों तक इन जल धाराओं ने हमारे लोगों को भूगोल इतिहास के पार जोड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कहानी कई मायनों में सिंधु की कहानी है। आइए हम बात करें पीओजेके की। क्या पाकिस्तान के नक्शे से पीओजेके यानी अवैध कब्जे वाला कश्मीर हमेशा के लिए हटने वाला है? रावलाकोट के ईदगाह मैदान से आई एक गूंज ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओजेके में भारी विद्रोह फूट पड़ा है। हज़ारों लोग पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीओजेके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और पाकिस्तानी सेना के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रावलाकोट के ईदगाह मैदान से उठी एक गूंज ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय तक हड़कंप मचा दिया है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने एक सुर में साफ कर दिया कि पीओजेके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इससे इस इलाके पर इस्लामाबाद के कंट्रोल के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीति के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। 9 जून से प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप लाइन ऑफ कंट्रोल के पास धरना दे रहा है। लोगों को संबोधित करते हुए पीओजेके के नेता अमन खान ने इशारा किया कि अगर नाकेबंदी जारी रही तो स्थानीय लोग भारत के साथ करीबी रिश्ते बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अमन खान ने कहा, अगर पाकिस्तानी प्रशासन खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई रोकता है
तो उन्हें पता होना चाहिए कि पीओजे की बाकी सीमाएं खुल सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामाबाद को पीओजे के लोगों से रुकने की गुजारिश करनी पड़ेगी। सरदार अमन खान कश्मीरी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के एक बेहद प्रभावशाली और मुखर राजनीतिक एक्टिविस्ट और ज़मीनी नेता हैं। वे इस समय पूरे पीओजे में पाकिस्तानी हुकूमत और वहाँ की सेना के खिलाफ चल रहे ऐतिहासिक नागरिक आंदोलन के मुख्य रणनीतिकार और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जैक के वरिष्ठ आयोजक हैं। अमन खान रावलाकोट के ईदगाह मैदान से करीब 70,000 लोगों से ज़्यादा लोगों की भीड़ का नेतृत्व करते हुए पीओजे में प्रतिरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने उनके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उन पर आतंकवाद विरोधी कानून एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें देश की मोस्ट वांटेड निगरानी सूची 4 शेड्यूल में डाल दिया है। आपको बता दें कि रावलाकोट के ईदगाह मैदान में पिछले कई हफ्तों से अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ा हुआ है। इस धरने में महिलाएं, बुजुर्ग, युवाओं समेत 70,000 से ज़्यादा लोग शामिल हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जैक के नेतृत्व में हो रहे इस आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों रेंजर्स ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। ज़मीनी रिपोर्टों के मुताबिक सुरक्षा बलों की अंधाधुंध फायरिंग में अब तक 30 से ज़्यादा स्थानीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। इस जुर्म के खिलाफ भड़के लोगों ने पाकिस्तान से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। दरअसल पीओजे के स्थानीय लोग लंबे समय से गेहूं, आटे और बिजली पर सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने मुजफ्फराबाद समझौते के तहत इन मांगों को मानने का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गई। उल्टा पीओजे के पानी से बनने वाली सस्ती पनबिजली को पाकिस्तान के अन्य प्रांतों जैसे पंजाब और लाहौर में भेजा जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों को भारी भरकम बिजली बिल थमाए जा रहे हैं, इसलिए आम लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.